हेलो एवरीवन, कैसे आप लोगों की स्टडी चल रही है। होपफुली आप लोगों की स्टडी बेस्ट चल रही होगी और मेरी भी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ है कि आप लोगों की जो स्टडी हो बेस्ट हो और आप जो भी अचीव अपना लाइफ में करना चाहते हैं वो आपको मिले। तो आज जो है लास्ट वीडियो है ये किसका, मौर्य साम्राज्य का। 3 वीडियो मैं इसकी अपलोड कर चुकी हूँ, ये लास्ट पार्ट है और फोर्थ पार्ट है। इससे पहले मैंने अशोक साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कि हमें मौर्य साम्राज्य के स्रोत के बारे में जानकारी दी है, मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से जो है राजा होते हैं उनके बारे में वर्णन किया गया, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, है ना, वहाँ की कला व्यवस्था कैसी थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने तीनों पार्ट में अलग अलग तरीके से अपलोड किए हैं, आप देख सकते हैं। और इनके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हो। बाकी मेरे चैनल पे आपको और भी जो है हिस्ट्री और पॉलिटिकल से रिलेटेड और ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आयशा रावत में। और आज हम पढ़ेंगे शिलालेखों की खोज। मैंने इससे पहले आपको पहला शिलालेख, चौथा शिलालेख, 7वां शिलालेख, उसके बाद 13वां शिलालेख, इस तरीके से मैंने आपको शिलालेख इंपॉर्टेंट बताए। 14 शिलालेख थे, तो आपको उनमें से मुझे बताने हैं कि आपको कितने याद है। अब इन शिलालेखों के बारे में देखते हैं, इनकी खोज किसने की थी और कब हुई थी। 1750 में पोटिदी फैंडोर के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। पहली बार इनमें जो भाषा लिखी गई थी ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। इन ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने जो है इन लिपियों को पढ़ा था 1837 में। और इनको जब पढ़ लिया गया तो इससे जो है हमें काफ़ी सारी जानकारी हमें मिल जाती है। शिलालेखों पर ब्राह्मी सबसे ज़्यादा प्रयोग की गई थी। खरोष्टी जो लिपि है वो पाकिस्तान के क्षेत्र में जो शिलालेख मिले उनमें जो है यह खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, ठीक है, इस साइड को ये लिखी जाती है। और उसके साथ ही हमें जो है अराइमिक लिपि में भी जो है शिलालेख मिले हैं। ग्रीक लिपि में भी जो शिलालेख मिले, सबसे ज़्यादा जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया, उसके बाद खरोष्टी लिपि का, उसके बाद अराइमिक और ग्रीक। अराइमिक और ग्रीक ये अफगानिस्तान के क्षेत्रों में मिली है। ब्राह्मी लिपि भारत में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मिली है और खरोष्टी लिपि पाकिस्तान के क्षेत्र में मिली है। तो इन दो लिपियों को जब पढ़ लिया गया, खरोष्टी और ब्राह्मी, तो इससे जो है काफ़ी सारी जानकारी हमें मिली। आगे देखते हैं। शिलालेखों के साथ साथ जो है स्तंभ भी जो है हमें मिले हैं। यहाँ पे 7 स्तंभों के बारे में जो है हमें जानकारी मिली है। मौर्य साम्राज्य की सबसे ज़्यादा स्तंभ जो है वो बिहार में पाए गए हैं। 7 में से 6 जगहों से प्राप्त किए गए हैं। महत्वपूर्ण जो स्तंभ है वो सारनाथ का स्तंभ है। आपको अच्छे से पता है इसके बारे में कि जो सारनाथ का स्तंभ है यहीं से जो है हमने क्या लिया हुआ है, तो यहाँ से जिसको कि राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। तो सारनाथ का जो स्तंभ है यहीं से जो है हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अपनाया गया है अशोक के चक्र के नाम से। एंड इसमें क्या है, 4 सिंह है, कंफ्यूज मत होना, वो दिखाई 3 देते लेकिन है इसमें 4 सिंह की आकृति। 24 तिल्लियों वाला चक्र बनाया गया है जो कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में अपनाया गया है। झंडे में आप देखोगे 24 तिल्लियां हैं, तो वो 24 तिल्लियों का जो चक्र है वो यहीं से लिया गया है, सारनाथ के स्तंभ से। अब शेर के साथ साथ और भी पशु बनाए गए हैं वहाँ पे, जैसे घोड़ा, हाथी, सिंह, बैल, तो ये बनाए गए। यहाँ पे एक ट्रिक भी लिखी हुई है, हेलो। एच से हॉर्स, ई से एलिफेंट, एल से लॉयन, ओ से ऑक्स। तो इस तरीके से इनके चित्रों के बारे में भी वर्णन वहाँ पे किया गया है, मतलब आकृति बनी हुई है। तो 7 स्तंभ है, 7 में से जो है आप देखोगे सबसे ज़्यादा बिहार में पाए गए हैं। सारनाथ स्तंभ जो है इनमें सबसे महत्वपूर्ण है, यहीं से जो है हमने अपना राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया। अशोक का चक्र भी इसी को बोलते हैं। और अशोक का चक्र जो हमारे झंडे पे लगा हुआ है 24 तिल्लियों वाला, वो भी आपको पता है अच्छे से। और इसमें शेर के साथ साथ जो है हाथी, घोड़ा एंड सिंह और बैल, इनके चित्रों का भी वर्णन किया गया है। अब आते हैं गुहालेख या गुहा विहार। ये क्या होते हैं, ये पहाड़ों को काटकर जो गुफाएं बनाई जाती है उन्हीं को गुहालेख कहा जाता है। पहाड़ों को काटकर जो गुफाएं बनाई जाती थी जहाँ पे भिक्षु निवास करते थे बौद्ध धर्म में, क्योंकि भिक्षु एक जगह से दूसरी जगह जाके जो क्या करते थे, प्रचार प्रसार करते थे, ज्ञान जो है लोगों को शिक्षा देते थे, तो इसीलिए उनको जाना पड़ता था। तो उनके कहीं पे रुकने के लिए, स्टे करने के लिए जो है इन गुहा लेखों का निर्माण या गुहा विहार का निर्माण किया जाता था। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों को काट करके आजीविकों, एक प्रकार का समुदाय है ये, इनके लिए निवास स्थान बनाए थे। ठीक है, तो अशोक ने बराबर की पहाड़ियों को काट करके आजीविकों के लिए क्या बनाए थे, निवास स्थान बनाए थे। वहीं अशोक का जो पौत्र था नागा अर्जुन, उन्होंने भी जो है पहाड़ियों को, नागा अर्जुन की पहाड़ियों को काट के क्या बनाए थे,
दशरथ अशोक के पुत्र का नाम है। तो दशरथ ने भी जो है यहाँ पे नागार्जुन की पहाड़ियों को काट के क्या किया था, ये गुहा लेख बनाया था। ठीक है, तो ये याद रखना, बराबर की पहाड़ियों को जो है वो अशोक ने गुफा निर्माण करवाया था, नागार्जुन की पहाड़ियों में अशोक के पुत्र दशरथ ने इनका निर्माण करवाया था। कंफ्यूज मत होना, कई बार क्वेश्चन में दोनों दिए होंगे, तो अशोक ने बराबर पे टिक लगाना है, और नागार्जुन जो है वो अशोक के पुत्र दशरथ ने बनाया था। स्तूप, स्तूप जो है सांची का स्तूप, भरूच का स्तूप, इनका जो निर्माण हुआ था वो अशोक ने ही करवाया था। आज के टाइम पे आप सांची का स्तूप वगैरह देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। राजप्रसाद, राजा के महल को राजप्रसाद कहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में 80 स्तंभों वाला एक महल का निर्माण करवाया था। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने एक महल का निर्माण करवाया था, 80 स्तंभ थे उनमें, और उनको राजप्रसाद कहते थे, मतलब राजा का महल। इसकी विशेषता क्या थी, तो 80 स्तंभ थे जो कि पत्थर के थे, और ऊपर जो छत थी वो लकड़ी की, और फर्श जो है वो लकड़ी के बने हुए थे। तो इसलिए ये विशेषता इसकी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो 80 स्तंभों वाला महल पाटलिपुत्र में बनाया था, उसमें 80 स्तंभ जो थे वो पत्थरों के थे, और ऊपर छत और फर्श जो है वो लकड़ी की थी। विदेश यात्रियों ने इस महल की तुलना देवताओं के महल से की थी। लोक कला की बात करें तो लोक कला में इन्होंने काफी सारी कलाकृतियों का जो है यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, सामान बनाया था। इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे तो काफी स्थानीय नेताओं ने जो है देवी देवताओं की मूर्ति बनाना भी शुरू कर दिया था, जैसे कि यक्ष यक्षिणी की मूर्ति इन्होंने देवी देवताओं को बनानी शुरू कर दी थी। बाद में देवीय रूप में मूर्ति कला की पूजा होने लग गई थी। तो इस तरीके से एक मूर्तियों की पूजा भी शुरू हो गई थी। इनमें महिला और पुरुषों के रूप दर्शाए जाते थे यक्ष यक्षिणी में। और इसी समय मृद भांड जो है NBPW, उत्तरी काली पॉलिश मृद भांड के नाम से जो है इनके द्वारा जो मृद भांड बनाए गए थे उनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नॉर्थ ब्लैक पॉलिश मृद भांड जो है इन्होंने बनाए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि उत्तरी काली पॉलिश मृद भांड जो है वो किस टाइम पे चलाए गए थे, तो वो मौर्य साम्राज्य के हैं। ठीक है, इसके अलावा चित्रित धूसर मृद भांड वो आपने उत्तर वैदिक काल में पढ़े थे। तो इस तरीके से हमने देखा। अब पढ़ते हैं अशोक के धम्म के बारे में थोड़ा सा। अशोक जो है सभी धर्मों का, देखें तो हम अशोक के दम में सभी धर्मों का सार था। बौद्ध धर्म के साथ साथ उन्होंने नैतिकता आधारित था। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, वो तो आपको पता ही है। धर्म प्रचार प्रसार के लिए या धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने अपने बेटी और जो बेटा थे, पुत्र और पुत्रियों से भी प्रचार प्रसार करवाया था। पुत्र का नाम महेंद्र था, पुत्री का नाम संघमित्रा था। तो अशोक के पुत्र और पुत्रियों ने भी जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इसमें आप देखोगे तो पुत्र महेंद्र और पुत्री जो है संघमित्रा, इन्होंने जो है प्रचार प्रसार कराया था। इन्होंने जो है नेपाल के क्षेत्र में, श्रीलंका के क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया था। साथ ही साथ शिलालेख, स्तंभ, स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। अशोक ने इन दोनों को श्रीलंका धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। नेपाल में पुत्री को भेजा था। महामातों की नियुक्ति भी जो है इन्होंने इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए की थी। अब आते हैं अशोक की धार्मिक यात्रा के बारे में कि अशोक ने धार्मिक यात्रा कैसे कैसे की थी। अशोक ने अपने शासनकाल में धार्मिक यात्रा की थी धर्म के प्रचार के लिए। 10वें वर्ष में जो है अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी, और अपने 20वें वर्ष में इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सबसे पहले बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। तो इस तरीके से इन्होंने क्या की थी, यात्रा की थी। तो कभी बार सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना। बौद्ध गया जहाँ पे इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर जहाँ पे इनकी निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी जन्म हुआ था। कपिलवस्तु भी वहीं से रिलेटेड है, नेपाल में है। सारनाथ पहला उपदेश दिया था। श्रावस्ती जहाँ पे सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने। तो ये सारे जगह गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। तो ये तीर्थ यात्रा इन्होंने की थी। कई बार पूछ लिया जाता है कि अशोक ने अपने शासन काल के 10वें वर्ष में कहाँ यात्रा की थी, तो बोध गया। 20वें वर्ष में इन्होंने लुम्बिनी में की थी। ठीक है, इस तरह उन्होंने धार्मिक यात्रा भी की थी। रूमनदेही सबसे छोटा शिलालेख, मैंने आपको बताया था कि टोटल जो है कितने शिलालेख पाए गए थे, तो टोटल 14 शिलालेख पाए गए थे। उनमें से सबसे छोटा शिलालेख जो था वो रूमनदेही में पाया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट सारनाथ का वो स्तंभ है। स्तंभों में 7 स्तंभ में से सारनाथ का स्तंभ है। और उनमें से देखें तो 13वां शिलालेख सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो है कलिंग के युद्ध के बारे में बताया गया है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो है चैप्टर फिनिश हो जाता है। और इस तरीके से मौर्य साम्राज्य के जो वीडियोज़ हैं वो 4 चैप्टर में आपको मिली हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलती हूँ मैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।